हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड़ आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। लास्ट क्लास जो थी अपनी, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डाइपोल के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर फाइंड आउट किया था, जिसमें से दो पॉइंट हमने कंसीडर किए थे। एक इक्वेटोरियल पॉइंट दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा था एक्सियल लाइन का पॉइंट। उन दोनों के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। डाइपोल के वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कहीं, मतलब ना तो वो हमारा पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ना ही हमारा वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे होगा, इन दोनों से हटके किसी पॉइंट के ऊपर होगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसके बारे में हम आज समझने वाले हैं और इसके बारे में हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो निकालने वाले हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसकी शुरुआत करते हैं एक इमेजिनेशन से। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये लीजिए, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल के अंदर ये हमने इसका सेंटर ले लिया O, ये हमारा सेंटर है O, और इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इस जगह कोई पॉइंट कंसीडर किया हमने। कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया हमने, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट है आपका P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। P नहीं लेंगे, M ले लेते हैं, M या N जो भी लेना है आपको। इसको A B C जो भी मान रहे हैं आप, चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C पॉइंट मान लेते हैं। ऐसे C ले लिया इसको। ठीक है, इस C पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसको फाइंड करने के लिए हमने जो मेथड अभी तक पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, वो सिर्फ दो मेथड थे। और वो दोनों मेथड में क्या होता था? उन दोनों मेथड में एक होती थी, ऐसे डाइपोल है हमारा और इस डाइपोल के ऊपर एक ऐसे एक्सियल लाइन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट है आपका, जैसे ये A है, ये B है, ये इसका सेंटर O है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, और इस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया C, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो हम इजीली फाइंड कर लेते थे और उसकी वैल्यू हमारे पास आती थी कितनी? 2kp/r³। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं? 2 हम लिख सकते हैं 1/4πε0.2p/r³। ये हमारे पास में ये वाली वैल्यू आती थी इस सिचुएशन में। ये हमने पढ़ा, हमें पता है ये। ठीक, सेकंड केस हमने जो पढ़ा था वो था इस तरीके से हमारे पास डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर O, और इस सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई पॉइंट है यहाँ पे C, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, जिसकी डिस्टेंस थी यहाँ से स्मॉल r। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी, इसको C ले लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करनी थी आपको, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो वो आई थी आपके पास में kp/r³। दैट मीन्स 1/4πε0.p/r³। ये वाली वैल्यू आई थी। ये दो तरीके ऐसे हैं, ये दो मेथड ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है कि हम किसी भी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें कैसे फाइंड करेंगे ये हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस सिचुएशन को ऐसी वाली सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे वाली सिचुएशन का सॉल्यूशन हमें आता है, और ऐसे वाली सिचुएशन में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इसको
कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उस कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो मे भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन हमारे पास में बन जाए और उससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फिर तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज करते हैं कि हमने ये एंगल ले लिया यहाँ पे, और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। कितना एंगल ले लिया? थीटा। और अब अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये जो डाइपोल है आपका AB डाइपोल, इसको तो हम कंपोनेंट में डिवाइड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड? क्योंकि इस डाइपोल के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, और इस डाइपोल की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, स्केलर को हम कभी भी कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या आएगी इसके अंदर? इसके अंदर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये P फॉर डाइपोल मोमेंट। क्या होता है P फॉर डाइपोल मोमेंट? ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट जो है E का फंक्शन है यहाँ पे, ये भी देखिए। तो हम लोग क्यों ना इसको चेंज कर लें, ठीक है। किसमें चेंज कर लें हम इसको? हम इसको डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस बात का पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इस तरीके से इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये हमारे पास। ये लीजिए, इसको शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसको हमने P से डिनोट कर दिया। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हम इसको, अगर डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसके दो कंपोनेंट बना दिए। और वो कंपोनेंट जो है वो किसके बेस पे बनाए हमने? वो कंपोनेंट बनाए हमने इस थीटा एंगल के बेस पे। तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट बन गए हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास में ऐसे कंपोनेंट बन गए हैं इस तरीके से। ये हमारा P है, इस तरीके से ये P है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये लीजिए, ये हमारा P है, ये आपका P हमारा डाइपोल मोमेंट। और एक डाइपोल है आपका ये बना इस तरफ, और दूसरा जो है वो हमारा ये कंपोनेंट बना इस तरफ। ऐसे हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट बन गए हैं। इन कंपोनेंट्स को हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट जो है ये बन गया आपका P cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है ये बन गया आपका P sin थीटा। और ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये इनका रिजल्टेंट है। मतलब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारी व्यवस्था बनी, यहाँ पे अरेंजमेंट बन गया है। अब अगर इस लाइन को मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं, ऐसे पीछे ले आया, इसको यहाँ पे ले आया ऐसे, तो हमारे पास एक सिचुएशन बनी। देखिए कौन सी सिचुएशन बनी, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहले इस कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं, किस कंपोनेंट को? P cos थीटा को। तो ये जो डिस्टेंस है जो हमने R ली है यहाँ पे, ये डिस्टेंस हमने कितनी ली है? ये डिस्टेंस हमने ली है R, ठीक है, सेंटर से। किसके सेंटर से? डाइपोल के सेंटर से। तो इस डिस्टेंस R से हमारे पास में ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन जो है ये एक्सियल पॉइंट, ये मतलब इस सिचुएशन को डिनोट कर रही है। देखिए ध्यान से, अगर हमने इस डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट के बेस पे अलग अलग किया, तो उस बेस पे ही हम इस डाइपोल को भी अलग अलग मान लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपका -q और ये यहाँ पे आपका +q, ये दो पॉइंट हो गए इसके लिए। और इसके लिए भी ये आपका -q और ये आपका +q, ये आपके पॉइंट हो गए। तो दो डाइपोल को भी हमने अलग अलग पार्ट में और डाइपोल मोमेंट के बेस पे डिवाइड कर दिया। तो इस पहले केस को अगर हम देखें तो देखिए सिमिलर प्रोसेस आ रहा है। ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है पॉइंट की, यहाँ भी सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है। तो ये सिचुएशन हमारे पास में बन गई इस कंपोनेंट के लिए। और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए ये जो पॉइंट है C, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है, मतलब इक्विटोरियल पॉइंट बन गया। देखिए ध्यान से, इस तरीके से इसको अगर मैं उठा के यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ पे रखूं तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास में आ गई है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए ये जो केस था, इस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन आती थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन होती थी हमारे पास में ये वाली डायरेक्शन होती थी, ये डायरेक्शन होती थी हमारे पास, ठीक है। और
इस केस में जो डायरेक्शन होती थी वो P की डायरेक्शन ये होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी हमारे पास ये, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो इसकी डायरेक्शन तो हमारे पास में हो गई ये, जिसको हमने मान लिया E1 वेक्टर। क्या मान लिया? E1 वेक्टर। अब ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके लिए डायरेक्शन जो है वो, इसकी जो डायरेक्शन है P की, P sin थीटा की, वो ये है और इसके वाले की ये है। तो दोनों की सेम हो गई, इसमें ऑपोजिट होती है तो इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास में ये ऑपोजिट, इस तरीके से जैसा ये है। इसको पकड़ के यहाँ रखेंगे तो इसी तरीके से आएगी। इसको मान लिया हमने E2 वेक्टर। क्या मान लिया? E2 वेक्टर है हमारे पास ये, इस तरीके से, ठीक है। E1 और E2 दो मान लिए हमने। अब ये डायग्राम आपका बन के रेडी हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। ये देखिए, सॉल्यूशन के लिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्कर की जो स्याही है वो बार बार सूख रही है, मतलब चलना, मार्कर को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है। अब देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, E1 की वैल्यू निकालते हैं। तो E1 की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे अपन लोग? स्टेटमेंट में हम यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ ए, हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले, वही मैंने बताया, यहाँ पे स्याही जो है वो ज़्यादा ही सूख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। डाइपोल मोमेंट P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो E1 ली है हमने, P cos थीटा, ठीक है। तो उसको हमने P cos थीटा लिया। उफ, बहुत गर्मी है। P cos थीटा ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसको अगर हम डिनोट करें यहाँ पे तो आ जाएगा, एक्सियल लाइन के लिए है ये, फॉर द एक्सियल लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन बना इसके ऊपर, तो उसके लिए हमने लिखा यहाँ पे E1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था उसी के बेस पे 2kP अपॉन R क्यूब। यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा। कंपोनेंट क्या है आपका? कोस थीटा। ये बन गई आपकी फर्स्ट वैल्यू, और इसी वैल्यू को हम डिनोट कर सकते हैं E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो आपका डाइपोल है वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है, KP cos थीटा अपॉन R क्यूब, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। इसको बनाया हमने इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब की बार आपके पास में दूसरा कंपोनेंट क्या है? P sin थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट P sin थीटा फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। तो इस केस में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? E2 माना था इसको, ये देखिए E2 है यहाँ पे, ठीक है। नजर नहीं आ रहा है तो दोबारा से नोट कर देता हूं मैं, ये है आपका E2। तो यहाँ पे E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या लिख देंगे आप? KP अपॉन R क्यूब। अब P नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? P sin थीटा। तो क्या लिख देंगे आप? P sin थीटा इज इक्वल्स टू, किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P sin थीटा ओवर R क्यूब। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है आपकी सेकंड नंबर। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई है। E1 और E2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बट हमारे पास में एक सिचुएशन और है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कहाँ होगा? और दोनों ही वेक्टर हैं,
तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा इस पोजीशन पे, जिसको हमने मान लिया ई वेक्टर। क्या मान लिया? ई वेक्टर। और इनका रिजल्टेंट ये होगा। तो इनका रिजल्टेंट नेट जो फील्ड निकालेंगे उसके लिए हम डिनोट करेंगे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नहीं लिया हमने, C लिया, एट पॉइंट C फ्रॉम R डिस्टेंस, फ्रॉम R डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल, फ्रॉम R डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये तीनों ही वेक्टर हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, E1 और E2। तो उस केस में हम इनकी जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो वेक्टर सम का हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला, वो लगा सकते हैं। या फिर हम लोग इनको एक ट्राइंगल बना लें, जैसे हमने देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से हमने इसको डिनोट किया। तो ये जो वैल्यू है ये E2 के इक्विवेलेंट है और ये जो वैल्यू है ये E1 के इक्विवेलेंट है। समझ में आया? ये E2 को डिनोट कर रही है, ये E1 को डिनोट कर रही है, ये E2 को डिनोट कर रही है, इतनी E2 को, और ये इतनी E1 को डिनोट कर रही है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ऐसे। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ये इसका हाइपोटेनियस बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? E इज इक्वल्स टू E क्या है यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल के लिए E क्या है हमारे पास में? हाइपोटेनियस। और अब पाइथागोरस लगाएं इसमें तो क्या बनाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए फिर हम इसको सोल्व करते हैं। बोर्ड भी साफ नहीं हो पा रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि स्याही इतनी जल्दी सूख रही है, बस पूछिए मत आप। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। ठीक है, C पे निकाली तो हमने लिखा यहाँ पे E² इज इक्वल्स टू E1² प्लस E2², ये ऐसे लिख सकते हैं आप। और E इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? E1² प्लस E2² टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ E1² प्लस E2²। दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसको यूज ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से E इज इक्वल्स टू वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें E1 और E2 की, जो इक्वेशन हमने अभी अभी फाइंड की थी फर्स्ट और सेकंड उससे। तो E1 की वैल्यू क्या है आपके पास में? E1 की वैल्यू है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p cos थीटा अपॉन r³, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां से E2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट p sin थीटा अपॉन r³ होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर लगा दिया हमने पावर हाफ। इज दैट क्लियर? वैल्यू डाल दी हमने। अब हम इसको सोल्व करेंगे। E इज इक्वल्स टू कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है? P/r³ और P/r³। ठीक है, यहाँ से हमने P/r³ को भी कॉमन ले लिया और इसके ऊपर पावर लगा दी, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अंदर क्या बचा यहाँ पे देखिए, इसमें बचा आपके पास में 2 cos थीटा, ओनली 2 cos थीटा बचा, 2 cos थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? ओनली sin थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर आएगा और पावर हाफ। ठीक है, ये हमारे पास बना। अब इसको और सोल्व करते हैं।
तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे इस ब्रैकेट से, तो ये पावर और ये पावर दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, E इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमने K बना दिया, इसको हमने K बना दिया, तो हमने लिखा KP अपॉन R क्यूब पावर का स्क्वायर, और ये पावर भी लगाई इंटू 1/2, ठीक है। और यहाँ से ये बन गया है आपका 4 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी भी पावर बन गई हाफ। अब ये तो कैंसिल हो गई। अब आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये बना आपके पास में E इज इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार इस पे नज़र मार लीजिए आप, हमने कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद में इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें आगे का सोल्व करने के लिए। ये लीजिए, इरेज कर देता हूँ मैं इसको। ये लास्ट वाली इक्वेशन रख ली मैंने, बाकी सबको इरेज कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब, ये आया। अब अंदर क्या रहेगा, देखिए यहाँ से, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको लिखा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर भी हो गई हाफ, ऐसे लिख दिया इसको। कोई प्रॉब्लम है आपको? ये लिखिए, ऐसे बना दिया, ऐसे। चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं एक बार, ठीक है। अब E इज इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब, और यहाँ से हम इन दोनों में से इसको अलग कर लिया इसके साथ, क्योंकि ये तो प्लस में है, तो हमने लिखा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है आपके पास में 1 और इसकी पावर हाफ। ये आपके पास में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, जिसको इक्वेशन नंबर आप 3 बना सकते हैं। अब कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? देखिए हमारे पास एक डाइपोल था, AB डाइपोल, ठीक है। उसका कोई पॉइंट लिया हमने यहाँ पे C पॉइंट, ये पॉइंट लिया हमने। इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें सिर्फ 2 ही तरीके आते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक एक्सियल पॉइंट पे। उसके अलावा हमें कोई दूसरा मेथड नहीं आ रहा था। तो हमने कोई दूसरा मेथड याद करने या सीखने से पहले क्या किया, इसी डाइपोल को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। और कंपोनेंट्स में हम डाइपोल को तभी डिवाइड कर सकते हैं जब वो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, और वेक्टर क्वांटिटी के ही कंपोनेंट बन सकते हैं। तो डाइपोल तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, बट उसका डाइपोल मोमेंट उसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डाइपोल मोमेंट के बेस पे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो 2 पार्ट कौन से बने, एक ये बना और एक ये बना। अब डाइपोल मोमेंट के बेस पे ही हमने यहाँ पे 2 डाइपोल बना लिए, एक ये डाइपोल बन गया, एक ये डाइपोल बन गया। ये जो डाइपोल बना, इस डाइपोल को हम एक्सियल लाइन का जो हमने फॉर्मेट लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने यूज में लिया, और E1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और E1 जो है वो, इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द पोल होती है। ये हमने जब एक्सियल लाइन के लिए पढ़ा था तो उसमें हमें पता चल गया था। फिर दूसरा जो डाइपोल है वो ये लिया, इसमें जो ये पॉइंट C है ये इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस केस में इसके ऊपर बनने वाली जो फील्ड है उसको हमने E2 लिया, और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये वाली, और पोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है। तो हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया, और फिर हमने एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मेट लगाया, और उसके अंदर हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, और ये हमारे पास में कैलकुलेशन करने के बाद में वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये हो गया। अब एक दिक्कत और आती है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है हमारे पास, इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी।
तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बना दिया। अगर हम E2 को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक एंगल बना दिया और उस एंगल को मान लिया अल्फा। ठीक है, E2 और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को मान लिया अल्फा, अगर हम E2 को कंसीडर करके डायरेक्शन निकालना चाहें तो फिर दोबारा से हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, देखिए। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जो अल्फा एंगल है ये टेंजेंट में निकालेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, E1 अपॉन E2। अब E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2kp cos थीटा E1 की वैल्यू है और अपॉन r क्यूब, सॉरी दोबारा से लिखना पड़ेगा, 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये E1 की वैल्यू है, और kp cos sin थीटा अपॉन r क्यूब ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास में E2 की वैल्यू है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। अब इसमें से जो कैंसिल होने वाली क्वांटिटी है, kp से kp कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास में बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचा यहाँ पे 2 cos थीटा, हमारे पास बचा 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास cos अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 cot थीटा। तो वैल्यू क्या आई, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cot थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन tan थीटा, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो ये डायरेक्शन आ गई, किसके बेस पे आई ये डायरेक्शन, E2 और रिजल्टेंट के बेस पे। अब अगर हम E1 के बेस पे निकालना चाहें और इसको बीटा एंगल, क्या ले लें, बीटा एंगल, तो उस केस में क्या होगा, देखिए tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये आपका E2 बन गया और ये आपका E1 बन गया, यहाँ से यहाँ तक E1 है और यहाँ से यहाँ तक E2 है। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बन गया है, ये परपेंडिकुलर बन गया है अब की बार E2 अपॉन E1, दैट मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है। तो इसकी जो वैल्यू आई थी उसको उल्टा करके लिख देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू ये आई थी तो इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया tan थीटा बाई 2, ये tan बीटा। इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा फिनोमेना है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मैंने इतनी गर्मी में भी कोशिश की है आपको समझाने की, बहुत तेज गर्मी है, स्याही भी काम नहीं कर रही है बोर्ड पे, वो भी सूख रही है बार बार। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। और इसके अंदर ये जो थीटा एंगल है और ये जो डिस्टेंस है r, इनको हम पोलर बोलते हैं और इन्हीं के बेस पे ये सोल्व होता है हमेशा। अब ये थीटा एंगल की वैल्यू अगर आपको 60 डिग्री दे दी जाए और इस r की वैल्यू आपको कुछ भी दे दी जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या कुछ भी वैल्यू दे दी जाए, तो उस केस में हम इससे इस डाइपोल से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से निकल जाएगी आपके पास थीटा और r की वैल्यू से कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से उसकी डायरेक्शन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी साइड में उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग करने वाले भी होते हैं, जैसे 120 डिग्री एंगल दे दिया तो वो 120 डिग्री एंगल जो है वो इधर से नहीं लेंगे हम लोग, वो 120 डिग्री जो एंगल है वो इस साइड से लेंगे हम लोग, इस साइड से ऐसे रोटेट करवाएंगे इसको। कैसे रोटेट करवाएंगे हम लोग, इसको ऐसे रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क बनता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।